हेलो फ्रेंड्स, सुरेश स्वदेशी है। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है क्लास 7 सिलेबस एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर 3 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आर चेंजिंग अर्थ, अर्थात हमारी परिवर्तनशील पृथ्वी। क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो के डिस्कशन का मेन पॉइंट है, बट बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एक बार इसके जो मेजर टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका रिकैप करते हैं। Endogenic forces. The forces that act in the interior of the earth are called endogenic forces. ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह के अंदर या पृथ्वी के अंदर कार्य करती हैं, वर्क करती हैं, कोई फंक्शन करती है, कुछ एक्टिविटी करती हैं, उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस. The forces that act on the surface of the earth are called as exogenic forces. ऐसी फोर्सेस जो कि पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। अर्थक्वेक. अर्थक्वेक भूकंप. The vibrations caused by the movement of the lithospheric plates are called earthquakes. पृथ्वी की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशंस अर्थात कंपन होता है उसे अर्थक्वेक या भूकंप कहा जाता है। फोकस. The place in the crust where the movement starts is called the focus. मूवमेंट और वाइब्रेशंस, पृथ्वी का वह हिस्सा, क्रस्ट का वह हिस्सा जहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उसे फोकस कहा जाता है। एपिसेंटर. एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। भूकंप जब आता है, अर्थक्वेक जब आता है, तो फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो जगह है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। वेदरिंग. द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज वेदरिंग। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के जो टूटने की प्रोसेस है उसे वेदरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज इरोजन. The wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice is called erosion. Erosion अर्थात पृथ्वी की जो सतह है, लैंडस्केप है, उसका अलग अलग एजेंट जैसे कि वाटर, विंड या आइस के द्वारा जो इरोजन कटाई गई होती है, कटाव किया जाता है, उसे इरोजन कहा जाता है। वाटरफॉल. A place where a river or stream falls from a high place, for example over a cliff or rock, is known as waterfall. ऐसी जगह जहां पर कोई रिवर या स्ट्रीम जो है वो हाई प्लेस से नीचे की तरफ फॉल्स, ये फेल्स नहीं है, फॉल्स से गिरती है, जैसे कि क्लिफ या रॉक से, तो उसे वाटरफॉल या झरना कहा जाता है। meander. Large bends formed by the twisting and turning of a river while entering a plain are known as meanders. पृथ्वी की सतह के ऊपर जो मैदानी भाग है, प्लेन्स हैं, वहां पर रिवर के द्वारा जो बेंडिंग और ट्विस्टिंग या टर्न लिए जाते हैं, ये जो बैंड्स बनते हैं, बड़े बड़े जो बैंड्स बनते हैं, इन्हें ही मिएंडर्स कहा जाता है। फ्लड प्लेन्स. Flood plains are areas where fine soil and other material gets deposited during floods. These are very fertile. Flood plains उन एरियाज को कहा जाता है जहां पर बहुत ही बारीक सॉइल और अन्य जो खनिज पदार्थ हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं फ्लड्स के दौरान, बाढ़ के दौरान वो जमा हो जाते हैं। ऐसी जो सॉइल है बड़ी फर्टाइल होती है, बहुत ही अधिक फर्टाइल होती है। लिवीज. द रेज्ड बैंक्स ऑफ ए रिवर इज नॉन एज लिवीज. नदी के जो किनारे ऊपर उठ चुके हैं उन्हें लिवीज कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरी. Distributary, as the river approaches the sea, the speed of the river flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams called distributaries. जब रिवर जो है, कोई भी रिवर जब समुद्र के आसपास पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो बहने की, फ्लोइंग जो वाटर स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और रिवर जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। और इसका जो एक और वर्ड है वो ट्रिब्यूटरी होता है रिवर्स का, जहां पर छोटी छोटी स्ट्रीम्स जब नदी में आके अपना पानी डालती हैं, ऐड करती हैं, तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। डेल्टा. It is a triangular area of land where a river has split into many smaller rivers before entering the sea. कोई भी रिवर समुद्र में प्रवेश करने से ठीक पहले एक ट्रायंगुलर, एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती हुई
बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, इसे डेल्टा कहा जाता है। इसका अपोजिट होता है एस्चुअरी। जब रिवर पहले से काफी वाइड होके चल रही होती है और जब समुद्र में या कई सारी स्ट्रीम्स में डिवाइडेड होके चल रही होती है और जब वो समुद्र में प्रवेश करती है उस समय एक ही स्ट्रीम के रूप में करती है, तो उसे एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। सी केव्स। सी केव्स आर होलो लाइक केव्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। चट्टानों में जो खोखले से या खाली से जो केव्स बन जाती हैं उन्हें सी केव्स कहा जाता है। सी आर्चेस। When the sea cavities become very big, only the roof of the caves remains known as sea arches. जब sea caves जो हैं उन caves बड़ी बड़ी हो जाती हैं और केवल उनका पूरा आर पार निकल जाती है और केवल रूफ उनकी बचती है, जो sea caves हैं उनकी रूफ बचती है, तो इन्हें sea arches कहा जाता है। Stakes. Further erosion breaks the roof and only wall-like features remain. These features are called stakes. जो सी केव्स थी जब उनकी रूफ बचती है, बाकी की सारी दीवारें हट जाती हैं, तो वो सी आर्चेज कहलाते हैं। और जब सी आर्चेज की रूफ भी हट जाती है, उनकी छत भी हट जाती है और केवल दीवार जैसे स्ट्रक्चर्स बचते हैं, तो इसे स्टैक्स कहा जाता है। सी क्लिफ। The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. बड़ा ही ढालू रॉकी कोस्ट जब होता है और उसमें जो सीधा बिल्कुल पानी से बाहर निकला होता है उसे सी क्लिफ कहा जाता है। बीचेस। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स टू फॉर्म बीचेस। जो सी वेव्स होती हैं वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और उनको जो सोर्स हैं, सी सोर्स हैं, उनके समुद्र के किनारे हैं, उनको डिपोजिट कर देती है और बीचेस फॉर्म होते हैं। मशरूम रॉक्स। In deserts, rocks in the shape of a mushroom are very common. Deserts, रेगिस्तानी एरियाज में मशरूम के आकार की बहुत सारी जो रॉक्स पाई जाती हैं, इन्हें मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। Sand dunes. In deserts, when the wind stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structures known as sand dunes. Deserts में जब हवा का बहाव रुक जाता है, blowing of the air stop हो जाता है, तो सैंड जो है वो नीचे गिरती है और हिल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, छोटे छोटे से जो है पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। लॉयस। When very fine and light grains of sand get deposited in large area, it is called loess. जब बहुत ही बारीक या छोटे जो सैंड के ग्रेन्स हैं या हल्के ग्रेन्स होते हैं, जब वो डिपोजिट हो जाते हैं बड़े एरियाज में, इन्हें लॉयस के नाम से जाना जाता है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर जो बुक के पीछे दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई डू द प्लेट्स मूव? जो अर्थ की प्लेट्स हैं, अर्थ की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बताती है कि अर्थ जो है वो मेजर 7 प्लेट्स पे टिकी हुई है। ये प्लेट्स मूव क्यों करती हैं? तो प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट इन द मोल्टन मैग्मा फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो मोल्टन या पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसकी वजह से प्लेट्स में मूवमेंट होता है। What are exogenic and endogenic forces? The exogenic and endogenic forces are as follows. First, exogenic forces. Exogenic forces are those forces which act on the surface of the earth and cause changes on the surface of the earth. Exogenic forces उन forces को कहा जाता है जो अर्थ की सरफेस पे एक्ट करती हैं और सरफेस पर कुछ चेंजेस लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, वेदरिंग, ग्रेडेशन, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारी एक्टिविटीज अर्थ की सरफेस पर होती हैं, इसलिए इन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वो फोर्सेज हैं जो पृथ्वी की सतह के अंदर काम करती हैं और वहां पर कुछ सरफेस पे चेंजेस लाती हैं, अर्थ की सरफेस पे चेंज लाती है, जैसे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। व्हाट इज इरोजन? आंसर, erosion is the wearing away of the landscape by different agents like running water, glaciers, wind, groundwater and sea waves. erosion वो सोइल को काटने की, लैंडस्केप को इरोड करने की, उसको वियर अवे करने की प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जो एजेंट्स हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं, वो है रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ग्राउंड वाटर एंड सी वेव, जिनकी वजह से लैंडस्केप इरोड होता है, कटता फटता है, इसे ही इरोजन के नाम से जाना जाता है।
हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स. ड्यूरिंग रेन्स रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स. रेनी सीजन में रिवर जो है वो अपने किनारों से, अपनी जो किनारे हैं उनके बैंक्स हैं उनसे ऊपर बहती है, इस वजह से ये बनते हैं. नेक्स्ट, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नियर बाई एरिया. जब रिवर ओवरफ्लो होती है तो वो नियर बाई एरियाज में फ्लड ले आती है. आफ्टर द फ्लड हैज रिसीडेड, जब फ्लड कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, रिसीड कर जाता है, तो लेयर ऑफ फाइन मटेरियल, एक बहुत ही बारीक सी मिट्टी सॉइल जो है वो वहाँ डिपॉजिट हो जाती है और सेडिमेंट्स के रूप में, और यही फ्लड प्लेन बनाता है. What are sand dunes? Sand dunes are heaps of sand deposited at a place by the wind's action in the desert areas. रेगिस्तानी क्षेत्रों में विंड की जो एक्शन है या विंड की वजह से जो मिट्टी के ढेर हीप्स ऑफ सैंड हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है. हाउ आर द बीचेज फॉर्म्ड? तट, समुद्री तट, बीचेज कैसे बनते हैं? तो इनका है सी वेव्स स्ट्राइक द कोस्ट. जब सी वेव्स कोस्ट को तट पे आती हैं, स्ट्राइक करती हैं समुद्री लहरें, दे इरोड द कोस्ट एंड कैरी द इरोडेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल. तो वो कोस्ट को इरोड करती है और बहुत सारा इरोडेड मटेरियल जो है, ऐसे कटा हुआ जो पदार्थ है, उससे सिल्ट और अदर मटेरियल को ले जाती हैं. When they withdraw, they deposit the silt and other materials along the shore, forming wide beaches. जब वो इन कटे हुए इरोडेड मटेरियल को लेकर के वापस लौटती हैं तो उसको वहां डिपॉजिट कर जाती हैं शोर पे, किनारे पे, समुद्र के किनारे पे, और इसी तरीके से बीचेस का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? ऑक्सबो लेक्स मेंडर जो लूप है, जब रिवर फ्लो करती है तो वो मेंडर्स बनाती है, जिगजैग चलती है, तो उसकी वजह से जो लूप है वो कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर, वो ऐसे लूप तैयार हो जाते हैं जो डिपोजिशन की वजह से मेन रिवर से काफी साइड में रह जाते हैं, और इट फॉर्म्स कट ऑफ लेक. तो ये लेक जो है मेन रिवर से कट ऑफ हो जाती है और एक मतलब वहाँ पानी भरा हुआ रह जाता है, इसे कट ऑफ लेक कह रहे हैं. और ये जो इस शेप की जो लेक्स हैं उन्हें ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है. Hence the cut-off lake is called Oxbow Lake. इस प्रकार जो कटी हुई लेक हैं, जो साइड में जो छूट गया पानी भरा हुआ क्षेत्र, उन्हें ऑक्सबो लेक्स के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक आउट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? सी वेव्स द्वारा जो इरोजन किया जाता है उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? तो बीच जो है वो इरोजन का फीचर नहीं, इरोजनल फीचर नहीं है, वो डिपोजिशनल फीचर है. The depositional feature of a glacier, ग्लेशियर होती है जो आइस रिवर्स है, उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है. तो उनका डिपोजिशनल फीचर इनमें से कौन सा है? तो फ्लड प्लेन रिवर्स का है, बीच जो है वो सी वेव्स का है, तो मोरेन इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is caused by the sudden movement of the earth? अर्थ के सडन मूवमेंट, अचानक हलचल होने की वजह से इनमें से कौन सा होता है? तो वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, वोल्केनो इरप्शन हो सकता है. मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं डेजर्ट्स में. सो द राइट आंसर इज डेजर्ट्स. ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स कहाँ बनती हैं? तो रिवर वैलीज में बनती हैं, जैसा कि हमने देखा. मैच द फॉलोइंग: ग्लेशियर, मियंडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक. तो इनके आंसर्स हैं ग्लेशियर्स, रिवर ऑफ आइस, मियंडर्स, ये रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले हैं, रिवर के जो कोर्स है, रिवर का जो फ्लो है, उसमें जो जिगजैग जो टर्न्स होते हैं उन्हें मियंडर्स कहा जाता है. बीच जो है शीशोर पे होता है. सैंड ड्यून्स हैं वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. वाटरफॉल जो पानी का झरना होता है वो रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है. एंड अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के वाइब्रेशन से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन्स. कुछ रीजन्स देने हैं. सम रॉक्स हैव द शेप ऑफ ए मशरूम. कुछ जो रॉक्स हैं उनकी शेप जो है मशरूम जैसी होती है, ऐसा क्यों? आंसर है सम रॉक्स जो हैं, व्हेन रॉक्स फॉल इन द कोर्स ऑफ रनिंग डस्ट स्टॉर्म्स, the suspended particles of sand strike the lower portion of the rocks and erode them. जब रनिंग डस्ट स्टॉर्म्स, तूफान, डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तानी एरियाज में जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं,
तो वहां पर जो रॉक्स उसके रास्ते में आती हैं, तो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं सैंड, वो उससे टकराते हैं, उसके लोअर पोर्शन से टकरा जाते हैं और रॉक्स को इरोड करते हैं। अपर पोर्शंस ऑफ द रॉक्स रिमेन अनअफेक्टेड एंड अनइरोडेड, जबकि वो ऊपर का जो उस रॉक का पार्ट होता है वो इरोड नहीं हो पाता है, वो अनइरोडेड रह जाता है। समय के साथ रॉक्स टेक अप द शेप ऑफ ए मशरूम, और यही प्रोसेस चलता रहता है और धीरे धीरे करके ये जो रॉक्स हैं ये मशरूम का शेप ले लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल ब्रॉट बाय फ्लड्स। फ्लड्स के द्वारा जो सिल्ट और अदर मटेरियल मिनरल्स, जो सॉइल मिनरल्स लाए जाते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द न्यू सिल्ट द फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल एरियाज। ये जो नई सिल्ट, न्यू सिल्ट फ्लड वहां स्प्रेड होती है, उसके वजह से फ्लड प्लेन्स फर्टाइल एरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। सी केव जो हैं वो स्टैक्स में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं? तो वो इसलिए होती हैं, द सी वेव स्ट्राइक द कोस्ट एंड इरोड द सॉफ्ट रॉक्स। सी वेव जो होती है, समुद्री जो लहरें होती हैं, वो कोस्ट के ऊपर जो टकराती हैं, तो वहां पर जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, मुलायम जो चट्टाने होते हैं, उनको इरोड करती हैं, काटती हैं। हार्ड रॉक्स रिमेन अनइरोडेड, जबकि हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो बिना कटी हुई रह जाती हैं, अनइरोडेड होती हैं। ये एक्शन जो है सी केव्स फॉर्म करता है, अर्थात इससे सी केव्स बनती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ रूफ्स ऑफ द केव्स आल्सो कम डाउन ड्यू टू इरोजन। धीरे धीरे करके उसकी जो आर पार वो हो जाता है केव्स के, और बाद में उसकी रूफ्स भी, जो छतें हैं वो भी इरोड हो जाती हैं। आर्म्स एंड वॉल्स ऑफ द केव्स रिमेन स्टैंडिंग, जबकि जो उसकी आर्म्स और दीवारें हैं साइड की, वो पिलर्स की तरह खड़ी रह जाती हैं, और इन पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को या फॉर्मेशंस को ही स्टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। भूकंप आने से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, मोस्ट बिल्डिंग्स आर नॉट बिल्ट मेड अर्थक्वेक प्रूफ। बिल्डिंग्स जो है हम बनाते तो हैं पर वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होती हैं। सेकेंड, when the earthquakes strike, the buildings are not capable of resisting the vibrations of the earthquake. अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इतनी स्पीडी होती हैं, इतनी फास्टर और स्ट्रांग होती हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं उनको रेसिस्ट नहीं कर पाती और वो गिर जाती हैं, दे कोलैप्स। Another reason, they tear apart due to shallow foundations, substandard interior material and lack of adequate steel. ये इसलिए भी गिर जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन होती है वो कम गहरी होती है, शैलो होती हैं। इनका जो मटेरियल जो यूज किया वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, और एडिक्वेट, पर्याप्त जो स्टील उसमें दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जाने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, दे कोलैप्स एंड फॉल डाउन लाइक ए पैक ऑफ पेपर और कार्ड्स। तो जब अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस आती हैं तो पैक ऑफ पेपर और कार्ड्स की तरह ही फॉल डाउन हो जाती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर 3 की क्वेश्चंस एंड आंसर्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए और अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।